हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसमें हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इससे पहले के वीडियो में हमने दो चीज़ पढ़ी है। एक तो बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि बीजांड के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल्स। तो देखो, बीजांड के प्रकार हमने पढ़ लिए, उसके बारे में देखिए। आप हम यहाँ पर टॉपिक जो है वो लैंगिक जन्म के बारे में स्टार्ट कर रखे हैं। तो हमने नर जन्म भाग है और उस नर युग्मक तक पहुंच गए। तो उसमें पहले सबसे पहले हमने पढ़ा है पुंकेसर। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जैसे पुंकेसर है तो यहाँ पर अंडप है मादा जन्म भाग के अंदर। फिर हम बात करें यहाँ पे परागकोश, तो यहाँ पर क्या है, गुरु बीजाणुधानी। फिर वहाँ पर लघु बीजाणुधानी होती है, तो यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी है। फिर बात करते हैं कि लघु बीजाणुधानी में क्या होंगे, किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का। तो यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणु जैसे लघु बीजाणुधानी के निर्माण, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। उसी प्रकार गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। तो आज हमारे पास टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। जैसे लघु बीजाणु जनन था। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो बीजांडकाय है उसकी हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं। तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं। तो सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएंगी, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। तो इन कोशिकाओं को नाम दिया गया है प्रपशु कोशिका। आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स हैं। तो गुरु बीजाणु जो हमारे पास यहाँ पे प्रपशु कोशिका है, अब प्रपशु कोशिका है वो विभाजित होती है, और विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो कोशिका बनेगी वो बनेगी बीजाणु जन कोशिका या प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ये प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका जो है, पहले तो अपन बात करेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो विभाजित होकर भित्ति का निर्माण करेगी, और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। आगे बताते हैं, फिर और बताएंगे। देखिए, पहले आप सीखिए थोड़ा सा। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन है, उसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा का मतलब होता है बड़ा, और जिनेसिस का मतलब होता है निर्माण। और गुरु बीजाणु मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर के निर्माण की प्रक्रिया है। मेगा स्पोर का मतलब होता है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अब देखिए, सबसे पहले ये तो थी डेफिनेशन के बाद में क्या होता है कि देखो, यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इससे इसका निर्माण हो रहा है।
तो सबसे पहले हमें ये कोशिका चाहिए। तो इसके बारे में क्या बात आ रही है, देखिए सबसे पहले कि देखिए बीजांडकाय जो है, बीजांडकाय या बीजांड मत लो, बीजांडकाय नहीं, बीजांड की हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस की कोशिका, हाइपोडर्मिस की कोशिका सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। तो इस जो ये सघन जीव द्रव्य युक्त जो कोशिका हो गई है, उस कोशिका को नाम दिया गया है प्रपशु कोशिका, या इंग्लिश में कहा जाता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। ये जो प्रपशु कोशिका जो है, ये जो प्रपशु कोशिका है, अब ये प्रपशु कोशिका विभाजित होगी और प्रपशु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखिए जैसे हम बात करें प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका है, ये प्रपशु कोशिका है वो विभाजित होकर, प्रपशु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी है बीजाणु, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये तो डेफिनेशन हो गई गुरु बीजाणु जनन की, और बीजांड की हाइपोडर्मिस की कोशिका है, कोई भी कोशिका है वो सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएंगे, कौन सी कोशिका निर्माण करेगी, आर्चिस्पोरियल इनिशियल, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका विभाजित होगी, कितनी कोशिका बनाएगी, दो कोशिका। ये प्रपशु कोशिका है, इसमें विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बनाएंगी। पहली कोशिका को नाम दिया गया है क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो दूसरी कोशिका है उस कोशिका का नाम दिया जाएगा प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ये कोशिका विभाजित होगी और विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है बीजांड की। और ये प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका जो है वो भी विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन होगा, विभाजित होती है और किसका निर्माण करती है, इसका, इसको अपन बोल रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हम बता देते हैं आगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है फर्स्ट प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि कौन सी कोशिका रह गई, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये विभाजित होकर, ये तो गई फर्स्ट के लिए, और दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर
प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। देखिए, तो यहां तक पहुंच गए हम। अब यहां से इसका निर्माण होगा। तो यहां से इसका निर्माण कैसे होगा? कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन से। तो ये चीज थी हमारे पास। सबसे पहले हाइपोडर्मिस की कोशिका सघन जीव द्रव्य युक्त हो गई। सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगी तो उस कोशिका को नाम दिया गया पशु कोशिका या आर्चिस्पोरियल सेल। विभाजित हुई, दो कोशिका बनाई, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कौन सी है? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो लगातार विभाजित करेगी और बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है, जबकि जो बीजाणु जन कोशिका है, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। यस, देखो आगे। अब क्या होगा कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और हम जानते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4, यानी 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं बताता हूं, देखो मैंने क्या बताया है। देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन जो थी उसी की प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे, देखो मैंने क्या बताया कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन, यानी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, अब अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार। तो कोशिका कितनी बनती है? 4, और चारों कौन सी होगी? अगुणित। पहले कोशिका कौन सी थी? द्विगुणित, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और उससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित हैप्लॉइड, ये क्या होती है? डिप्लॉइड। 4 अगुणित गुरु बीजाणु, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए, ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु जो है उनका निर्माण हो गया, तो ये रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। अब क्या बताया गया है कि जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है ना, तो ये चारों के चारों सक्रिय नहीं रहते। इनमें से एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर होता है वो सक्रिय रहता है, बाकी जो 3 है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। या तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं या फिर क्या हो जाएंगे कि जो शेष जो 3 गुरु बीजाणु, एक तो जो सक्रिय गुरु बीजाणु कौन सा है? जो निभाग की ओर स्थित है। बाकी जो शेष है वो इसको, किसको? जो निभाग की ओर स्थित गुरु बीजाणु है एक, जो अन्य 3 है वो इसको पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाते हैं। अब एक गुरु बीजाणु जो है, उस एक गुरु बीजाणु से, यानी मादा युग्मकोद्भिद जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश, उसका निर्माण होता है। भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, यानी अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जो है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, वो बाद में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। यही बात करेंगे हम। देखिए, जैसे हम बात करें कि देखो
बात करते हैं हम यहाँ पे चारों गुरु बीजाणु, चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में, रैखिक क्रम में, रैखिक क्रम में विन्यासित पाए जाते हैं, या विन्यासित पाए जाते हैं, या विन्यासित रहते हैं। अब क्या बताया गया कि चारों गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु, ये बताया है कि चारों गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु, चारों गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। कौन सा सक्रिय रहता है? सक्रिय रहता है जो निभाग, जो निभाग की ओर स्थित होता है, जो निभाग की ओर स्थित होता है, वो गुरु बीजाणु क्या होगा? सक्रिय रहेगा। अब देखिए, अन्य तीन गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर है वो तो सक्रिय रहेगा, अन्य तीन गुरु बीजाणु या तो क्या हो जाते हैं? राशित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या फिर जो गुरु सक्रिय गुरु बीजाणु उसको पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाते हैं। अन्य तीन गुरु बीजाणु, अन्य तीन गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु को, सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान कर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी पोषण प्रदान कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब जो ये गुरु बीजाणु बचा है कौन सा है? वो सक्रिय, सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो ये थी बात हमारे पास गुरु बीजाणु जनन की। किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा भ्रूण कोश का परिवर्तन। देखो, सबसे पहले हमने ये सीखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो द्विगुणित थी और सूत्री विभाजन हुआ। कितने गुरु बीजाणु बने? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। ये चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में विन्यासित हो जाते हैं। अब चारों गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु जो किधर स्थित है? निभाग की ओर स्थित है, निभाग की ओर स्थित है, वो सक्रिय होगा। अन्य 3 गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करके क्या जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस स्टूडेंट्स, देखो मैं इसको एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को बता देता हूं। इसी का एक डायग्राम है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखो,
देखिए कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ये कुछ कोशिका पाई जा रही है ऐसे। अन्य कोशिका भी हो सकती हैं। देखिए अब ये जो यहाँ पर होती है उन कोशिकाओं को नाम दिया गया है। अब देखिए आपको कि जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है और ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीजांड काय को, और बीजांड को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना है। यहाँ पर समझिए कि कोशिका जो बन गई है इन कोशिकाओं को दिखा दिया जाता है ये लो। तो यहाँ पर बताते हैं अब क्या होगा कि जैसे अब ये जो कोशिकाएं हैं समझो कि इनको नाम दे दिया हमने, कौन सी कोशिका नाम दे दिया, जैसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी, और विभाजित होगी कितनी कोशिका बनाएगी, 4 कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिका विभाजित हुई, जब ये कोशिका विभाजित हुई तो 4 कोशिकाएं बनाती हैं। और समझो और ये हमारे पास राशिद कोशिकाएं जो रेखिक क्रम में पाई जाएंगी। तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। ये 4 गुरु बीजाणु में 1 2 3 और ये 4, तो ये सक्रिय और ये 3 क्या है, निष्क्रिय, जो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से जैसे अपन ये कह सकते हैं कि भित्ति का निर्माण हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या है, गुरु, पहले आप लिखते हैं बीजाणु जन कोशिका, बीजाणु जन कोशिका। तो ये बीजाणु जन कोशिका है ये वाली। तो यहां पर समझिए गुरु बीजाणु का मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये हमारे पास क्या हो गया, सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु, सक्रिय गुरु बीजाणु। ये जो हमारे पास है वो निष्क्रिय, 4 बनेंगे गुरु बीजाणु, तो वैसे तो अगुणित है, लेकिन ये 3 नष्ट हो जाएंगे और ये क्या होगा, सक्रिय गुरु बीजाणु। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। यस देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का परिवर्धन। इसको हटा देता हूं मैं। देखिए पॉइंट है हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का
परिवर्धन, भ्रूण कोश का परिवर्धन, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्तन। देखिए भ्रूण कोश किससे बनेगा ये हमने सीख लिया। हमने अभी क्या सीखा था कि भ्रूण कोश का परिवर्तन, भ्रूण कोश का परिवर्तन किससे होगा? गुरु बीजाणु से। देखिए तो हमारे पास सबसे पहले ये इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? परागकण। फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? भ्रूण कोश। इसके यानी ये इसका निर्माण होगा, ये पढ़ेंगे हम। अब देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पे कि मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किससे होगा? गुरु बीजाणु से। तो गुरु बीजाणु क्या हो गई? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि मादा युग्मकोद गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात क्या बतानी है कि भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? अपन ने देखो डायग्राम में समझा था, किसके अंदर? प्रति बीजांड में। जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो बीजांड काय के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश जो होता है वो बीजांड काय से पोषण प्राप्त करके आकार में क्या हो जाएगा? पहले गुरु बीजाणु आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारी रिक्तिकाएं बन जाएंगी। रिक्तिकाएं बहुत सारी बन जाएंगी जो क्या होगी? समेकित होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करेगी। देखो मैंने 3 बातें बताई है। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर हमने ये कहा है कि मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, तो भ्रूण कोश का परिवर्तन किससे होता है? गुरु बीजाणु से। पहली लाइन तो यही हो गई कि भ्रूण कोश का परिवर्तन किससे होता है? गुरु बीजाणु से। इस प्रकार गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। बीजांड काय के जो बीजांड काय पाया जा रहा है, भ्रूण कोश बीजांड काय से पोषण प्राप्त करता है और अपने आकार में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इसमें आकार में वृद्धि करने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी रिक्तिकाएं बन जाएंगी। तो ये रिक्तिकाएं जो होगी समेकित होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेगी। अब क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु है उस गुरु बीजाणु में मुक्त रूप से 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। मुक्त रूप से 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। देखिए आगे बताता हूं। पहले एक बार समझा देता हूं, फिर मैं आपको पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। समझो कि ये हमारे पास क्या है? गुरु बीजाणु है एक, और ये एक गुरु बीजाणु का क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमने क्या कहा है कि एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का। तो पहले इसका केंद्रक विभाजित होगा और कितने विभाजन होंगे? समसूत्री विभाजन 3 होंगे। तो पहला विभाजन होगा तो केंद्रक पहले विभाजित हो गया और कितने केंद्रक बनाता है? 2 केंद्रक। समझो कि ये 2 केंद्रक बना लिया। अब ये जो दोनों केंद्रक है ना वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। ये दोनों केंद्रक हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए। अब विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचने के पश्चात दोनों केंद्रकों में 2-2 बार क्या होता है? समसूत्री विभाजन। इनमें भी देखो, जैसे अपन बात करें कि इन दोनों केंद्रकों में जैसे ये केंद्रक विभाजित हुआ, कितने केंद्रक बनाया? 2। फिर ये एक बार और विभाजित हो गए तो कितनी बार हो गया? 2 बार। तो कितने बनाया? इसमें एक बार और विभाजन हो गया। इसी प्रकार इसमें विभाजन हुआ तो कितने केंद्रक बनेंगे? 2। एक बार और विभाजन हो गया, कितने केंद्रक बनेंगे? 4 बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो पहला विभाजन तो ये हो गया तो 2 केंद्रक बन गए, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इसी प्रकार ये दोनों केंद्रक हैं। अब देखो जैसे अपन बात करें कि विपरीत ध्रुवों पर 4 केंद्रक हो गए। 4 केंद्रक में से एक केंद्रक, यहाँ का जो केंद्रक होता है वो इधर आ जाता है और यहाँ का एक केंद्रक यहाँ पर आ जाता है। 2 ध्रुवों के 2 केंद्रक यानी ध्रुवों के 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक मध्य में आकर किसका? 2 केंद्रकों का निर्माण करता है और इन दोनों केंद्रकों को नाम दिया गया है ध्रुवीय केंद्रक, या जैसे यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक के साथ साथ इनको द्वितीय केंद्रक भी नाम दिया जाता है और एक को नाम दिया जाता है सलीन केंद्रक। जो 3 केंद्रक यहाँ पे बचेंगे, अब देखो ये ऐसे हो जाएगा। 2 केंद्रक तो यहाँ पर हो गए,
इनके चारों ओर कोशिका का निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर ये 3 केंद्रक यहाँ पे बच गए और 3 केंद्रक यहाँ पर बच गए। इनके चारों ओर भी इसका कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ये कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3 कोशिका यहाँ पे बढ़ जाती है और 3 कोशिका यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जो निभाग की ओर स्थित कोशिकाएं होती हैं उनको तो क्या कहा जाता है, उनको तो कहा जाता है प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटी प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको कहा जाता है अंड समुच्चय, एग एपरेटस। इनमें से एक तो अंड कोशिका, बाकी जो 2 होती है उनको क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या है, भ्रूणकोश का परिवर्धन है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है, एक बीजाणविक पॉलीगोनम भ्रूणकोश कहा जाता है। एक बीजाणविक तो इसलिए कहा गया है कि एक सक्रिय गुरु बीजाणु से इसका निर्माण हुआ है भ्रूणकोश का। पॉलीगोनम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक कोशिका में 8 केंद्रक या 7 कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए पॉलीगोनम हो गया। तो अब इसका पूरा वर्णन बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे भ्रूणकोश का निर्माण सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूणकोश का निर्माण सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। दूसरी बात क्या बताएंगे, इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं, इस प्रकार गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या ऐसे कह सकते हैं कि भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है। अब क्या होगा कि ये जो गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु, देखिए गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण ग्रहण कर, गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण ग्रहण कर आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा। अब क्या होगा वो देखिए, जब आकार में बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी यानी एक तरीके से रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अनेक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। अनेक रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब देखिए कि जो गुरु बीजाणु है, उस गुरु बीजाणु का केंद्रक में 3 मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3
समसूत्री मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। देखिए विभाजन होगा तो उससे क्या होंगे कि कितने केंद्रक बनेंगे, 8 केंद्रक बनेंगे। तो इसमें विभाजन सबसे पहले जैसे समझो कि प्रथम विभाजन में प्रथम विभाजन में दो केंद्रकों का निर्माण होता है। प्रथम विभाजन में दो केंद्रकों का निर्माण होता है। प्रथम विभाजन में कितने केंद्रों का निर्माण होगा? 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचकर दो समसूत्री विभाजन करते हैं। देखिए यानी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, सबसे पहले भ्रूण बाधा युग्म कोशिका या भ्रूण कोश का परिवर्धन किससे होगा? गुरु बीजाणु से। इस प्रकार गुरु बीजाणु क्या हो गई? मादा युग्म कोशिका की हो गई प्रथम कोशिका। गुरु बीजाणु पहले बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करेगा, आकार में बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी रिक्तिकाएं बन जाएंगी और ये रिक्तिकाएं सारी समेकित होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेगी। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। प्रथम विभाजन में 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये दोनों केंद्रक कहां पे चले जाएंगे? पहले विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे और विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचकर दो समसूत्री विभाजन करते हैं। तो ये थी बात हमारे पास, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक हम पहुंचे, अभी पूरा नहीं हुआ है यहां तक, यानी 4 आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यस देखिए प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक मध्य में आ जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक द्वितीयक केंद्रक या सलीन केंद्रक कहते हैं। अब क्या होगा?
शेष जो तीन, अब देखो सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण, यानी कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का सभी केंद्रकों के चारों ओर, सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जब कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा तो एक गुरु बीजाणु में यानी एक गुरु बीजाणु में कितने केंद्रक, यानी कितने, यानी अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार भ्रूणकोश, एम्ब्रियो से भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अब देखिए भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है जिसमें देखो भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो इस देखो भ्रूणकोश का निर्माण हो गया तो भ्रूणकोश में कितने तो केंद्रक, 8 तो केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश, इस प्रकार भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को एक बीजाणुविक पोलीगोनम भ्रूणकोश कहते हैं, एक बीजाणुविक पोलीगोनम भ्रूणकोश कहते हैं। अब एक बीजाणुविक पोलीगोनम क्यों कहा गया, एक बीजाणुविक तो क्यों कहा गया है, क्योंकि एक गुरु बीजाणु से, पोलीगोनम इसलिए कहा गया कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र की संरचनाएं होती हैं। अब एक बीजाणुविक क्यों कहा गया है, क्योंकि एक गुरु बीजाणु से निर्माण होता है, एक गुरु बीजाणु से निर्माण होता है, बनता है। दूसरा, पोलीगोनम क्यों कहा गया है, पोलीगोनम क्योंकि इसमें सात कोशिका व 8 केंद्रक पाए जाते हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए आगे बताया कि ध्रुव की ओर चले गए केंद्रक है, उसमें से एक केंद्रक है वो बीच में आ गया, बीच वाले केंद्रक को फिर 2 केंद्रक है उनको ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक या सलीन केंद्रक कहा गया। दोनों केंद्रक जो होते हैं ना, वो देखो दोनों केंद्रक है उनके चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया, तो ये 2 केंद्रक द्विगुणित केंद्रक हो गए एक तरीके से, यानी द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो गया। द्विगुणित केंद्रक नहीं है, दोनों केंद्रक आपस में जुड़ गए और द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो गया। सभी केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। एक लाइन और रह गई। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है इसमें से जो बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिकाएं हैं उनको क्या नाम दिया गया है, अंड समुच्चय, और निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब मैं इसका एक डायग्राम बताता हूं आपको, डायग्राम से समझाता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस डायग्राम से समझाता हूं। यस,
देखिए अब देखिए डायग्राम समझो आप। जैसे हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास एक क्या है, गुरु बीजाणु, और इस एक गुरु बीजाणु का ये क्या हो गया, केंद्रक। केंद्रक विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित हुआ, कितने केंद्रक बनाया, 2 केंद्रक बनाएगा। दोनों केंद्र क्या है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, गुरु बीजाणु, और ये हमारे पास इसका क्या है, केंद्रक। ये हमारे पास इसका केंद्रक विभाजित हुए, 2 केंद्रक में डिवाइड हो गया। दोनों केंद्रकों में फिर विभाजन हुआ 2-2 बार, तो कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, 4 केंद्रकों का। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 केंद्रकों का निर्माण हुआ। इसमें विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने। एक केंद्रक विभाजित होगा, 2 केंद्रक बनाएगा, फिर एक केंद्रक विभाजित होगा, 2 केंद्रक बनाएगा। तो ये एक है, एक से 2 बनेंगे। देखो समझ में आना चाहिए यहाँ पे। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर है, ये एक है, ये विभाजित हुआ, कितने बने, 2। ये विभाजित हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 4। इसी प्रकार इसका भी ये एक है, विभाजित हुआ, कितने बने, 2। ये विभाजित होंगे, कितने बनाएंगे, 4। ऐसे बनेंगे। तो ध्रुव पर कितने केंद्रक बन गए, 4। अब इन 4 ध्रुवीय केंद्रकों में से एक एक केंद्रक, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, एक एक केंद्रक ध्रुव की ओर आता है। ध्रुव की ओर जो आए हैं, अब इन केंद्रकों के चारों ओर, प्रत्येक केंद्रकों के चारों ओर किसका निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली का। तो ये हमारे पास कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया। तो जब कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है, देखो ये ऐसे आ गए, इधर बताते हैं। देखिए जैसे हम बात करें कि यहां पर 1 2 और ये 3, ये 1 2 और ये 3, और ये हमारे पास 2 केंद्रक। तो ये जो दोनों केंद्रक संयुक्त हो गए हैं, इन्हें सलीन केंद्रक, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक नाम दिया जाता है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया, तो ये एक तरीके से हमारे पास किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण कोश का। देखिए देखिए तो ये हमारे पास, अब देखिए एक बात याद रखना, इसमें आप बता देना कि ये हमारे पास एक भ्रूणकोश है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है, इसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए अच्छा पहले बता देता हूं यहां पर कि ये जो ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, जो निभाग की ओर स्थित है, इन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिका, ये तो प्रतिमुखी कोशिका हो गई। ये कौन सा हो गया, ध्रुवीय केंद्रक, ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो हो गई तीनों कोशिका, ये तो है अंड कोशिका। अंड कोशिका जो हमने बीजांड की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें बता दी है। और ये है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। तो देखिए हम बात करेंगे, इसको मैं डायग्राम में यहां पे बता देता हूं। एक बात याद रखना, एक लाइन याद रख लेना कि भ्रूणकोश में बीजांड द्वार
की कोशिका, बीजांड द्वार की कोशिका, बीजांड द्वार की कोशिका को, कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहते हैं। तथा निभाग की ओर, निभाग की ओर, निभाग की ओर स्थित, निभाग की ओर स्थित, निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिमुखी, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। अब देखिए एक बात और बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें टोटल कितनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं? 7 कोशिकाएं। ये तो द्विगुणित है, बाकी सारी क्या होती है? अगुणित। एक लाइन और याद रख लेना कि भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित। और जो ध्रुवीय केंद्रक है या सेकेंडरी सेल कह सकते हैं अपन, यानी द्वितीय केंद्रक जो है वो क्या होता है? द्विगुणित। तो ये थी बात हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ओके स्टूडेंट्स, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Por eso, que tanto lo puedo, no quiero que pues